नमस्कार, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल केडी सर हिंदी में। मैं डॉक्टर कुलदीप आज की इस कक्षा में आपके सामने लेकर हाजिर हूँ ध्रुव स्वामिनी नाटक की प्रमुख पात्रों में से एक मंदाकिनी की चारित्रिक विशेषताएं। आज का हमारा मुख्य विषय है मंदाकिनी का चरित्र चित्रण। मंदाकिनी जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया उनका अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी नाटक की काल्पनिक पात्र है। मंदाकिनी को नाटक में रामगुप्त व चंद्रगुप्त की बहन के रूप में चित्रित किया गया है। आइए पढ़ते हैं मंदाकिनी के बारे में। मंदाकिनी नाटक में एक काल्पनिक पात्र है। नाटककार ने उसे रामगुप्त व चंद्रगुप्त की बहन के रूप में चित्रित किया है। नाटक में वह स्वच्छंद गुप्त बाला जहां जहां भी उपस्थित होती है अपने विरोधी स्वर से रामगुप्त को हतप्रभ तथा ध्रुव स्वामिनी व चंद्रगुप्त को उत्साहित एवं प्रेरित कर जाती है। नाटक के आधार पर उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मंदाकिनी नाटक में गतिशील पात्र है जो कि नाटक के अंदर रोचकता प्रदान करती है। आइए अब हम पढ़ते हैं मंदाकिनी की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता है अभिनय में पारंगत युवती। मंदाकिनी अभिनय करने में पारंगत है। नाटक के प्रारंभ में वह खड्गधारिणी के रूप में रामगुप्त के आदेश से ध्रुव स्वामिनी के चंद्रगुप्त के प्रति गुप्त मनोभावों को जानने के लिए गूंगी का इतना जीवंत अभिनय करती है कि बच्चों जब नाटक को हम शुरुआत में पढ़ते हैं तब ध्रुव स्वामिनी के पीछे पीछे एक कुरूपसी नारी खड्गधारिणी जो कि गूंगी बनने का अभिनय करके ध्रुव स्वामिनी के पास जाती है और ध्रुव स्वामिनी के मनोभाव को जानने के लिए गूंगी का अभिनय करती है जो कि राजा धीराज रामगुप्त के द्वारा नियुक्त की गई थी। वह गूंगी का इतना जीवंत अभिनय करती है कि ध्रुव स्वामिनी उसे गूंगी समझ लेती है और कहती है, तो क्या तुम मूक हो? तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। यह असह्य है। इस राजकुल में संपूर्ण मनुष्यता का एक भी दर्शन न मिलेगा क्या? जिधर जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे हैं। साथ ही वह अपने कुशल अभिनय से यह पता लगाने में सफल हो जाती है कि ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की अपेक्षा चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मंदाकिनी नाटक में अभिनय करने में पारंगत है। उनका अगला पॉइंट है देशभक्त। मंदाकिनी देशभक्त युवती है। वह रामगुप्त के कहने पर ध्रुव स्वामिनी के चंद्रगुप्त के प्रति मनोभाव को जानने का काम कर पाठक व दर्शकों की कुछ रुखाई का शिकार होती है। क्योंकि जब हम शुरुआत में खड्गधारिणी को देखते हैं तब थोड़ा मंदाकिनी के प्रति पाठक व दर्शकों में रूखापन आ जाता है, परंतु वास्तव में वह एक देशभक्त युवती है। जब उसे शेखर स्वामी और रामगुप्त की बातों को सुनकर लगता है कि उन्होंने अपने देश और परिवार का गौरव दांव पर लगाने का फैसला कर लिया है तो उसका खून खौल उठता है। वह सोचने लगती है, भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। वह शेखर स्वामी और रामगुप्त की बातें चंद्रगुप्त को बताने का निश्चय करती है। नाटक की शुरुआत में मंदाकिनी की राजभक्ति हमें देखने को मिलती है जब रामगुप्त ने उसको एक खड्गधारिणी का अभिनय देकर के ध्रुव स्वामिनी के पास भेजा था, किंतु उसके बाद में पूरे नाटक में मंदाकिनी एक देशभक्त युवती है। मंदाकिनी के चरित्र की तीसरी विशेषता है निर्भीक। मंदाकिनी एक निर्भीक बाला है। वह बोलते वक्त किसी का भय नहीं खाती। उसके विचार स्वच्छंद हैं तथा वह साहस से ओतप्रोत है। यही कारण है कि परिषद के सामने अपने विचारों को रखते हुए जब रामगुप्त उसे डराने की कोशिश करता है तो वह कहती है, राजा का भय मंदा का गला नहीं पाट सकता। मंदाकिनी रामगुप्त को कहती है, राजा का भय मंदा का गला नहीं पाट सकता। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करते ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्युप्रवृत्ति ने उन्हें लूटा है।
इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर जिन लोगों ने राज किल्विष किया है उन्हें दंड मिलना चाहिए। किल्विष का अर्थ होता है अपराध या पाप। इस प्रकार नाटक में कई जगह पर मंदाकिनी के निर्भीक होने के हमें प्रमाण मिलते हैं। आइए अब पढ़ते हैं उनकी अगली विशेषता, प्रेरणादायी। मंदाकिनी देशभक्त और निर्भीक होने के साथ साथ प्रेरणामयी नारी भी है। वह ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों को ही अपने अपने कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करती है। प्रथम अंक के प्रारंभ में ही वह ध्रुव स्वामिनी को अपने प्राणों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हुए कहती है, देवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान से देखने पर आप समझ जाएंगे कि वह काई की जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर यह काई जो विचलन बनकर गिरा करती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंब बन गई है। इसी प्रकार वह चंद्रगुप्त को उसके कर्तव्य की याद दिलाते हुए कहती है, वास्तविक प्रेरणा और कर्तव्य की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। यही नहीं, वह प्रयाण गीत गाकर सामंत कुमारों को भी शकराज से युद्ध करने हेतु प्रेरित करती है। वह गीत गाती है, पैरों के नीचे जल घर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे जब सब झेल चले। मंदाकिनी की पांचवी चारित्रिक विशेषता है कोमल व करुणामयी। देशभक्त निर्भीक होने के साथ साथ मंदाकिनी में नारी की सुलभ कोमलता व करुणा के भी दिग्दर्शन होते हैं। उसके हृदय में दूसरों के प्रति करुणा की अजस्र धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। अजस्र का अर्थ होता है लगातार, निरंतर। कोमा के त्याग और उसके शकराज के प्रति सच्चे प्रेम को देखकर उसका कोमल हृदय करुणा से विवल हो उठता है। विवल का अर्थ होता है बेचैन, बेताब। और वह ध्रुव स्वामिनी से कहती है, स्त्रियों के बलिदान का कोई मूल्य नहीं, कितनी असह्य दशा है अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से वह पुरुष के चरणों को पकड़ती है और वे सदैव इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करते हैं, तब भी ये बावली क्या मानती हैं। अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि मंदाकिनी का चरित्र नाटक में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह ध्रुव स्वामिनी तथा चंद्रगुप्त को उनके वास्तविक कर्तव्य के लिए प्रेरित कर नाटक को उसके उत्कर्ष पर पहुंचाने का काम करती है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे शकराज, जो कि शक वंश का राजा था, उनके चरित्र की विशेषताएं। उससे अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे शकराज की प्रेमिका कोमा की चारित्रिक विशेषताएं। इस प्रकार से चरित्र चित्रण के हिसाब से नाटक में लगभग जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनकी चारित्रिक विशेषताओं को पढ़ने के बाद नाटक में कुछ अन्य प्रश्न हैं, उनको पढ़ेंगे। आज की कक्षा का समापन मैं यही करता हूँ। धन्यवाद।